दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कोशिका का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, 2 वीडियो लेक्चर हम पहले ही बना चुके हैं कोशिका के टॉपिक पे। आज ये तीसरा वीडियो लेक्चर है और कोशिका के टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोशिका में जितना भी कोशिका डिवीजन और केंद्रक के बारे में अभी रह गया है, आज से पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। कोशिका का बेसिक जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और कोशिका में जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उन कोशिकांग के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो जो भी भाई बहन हमारे नए हैं, कोशिका का पहले वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से आप कोशिका के दोनों वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये तीसरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोशिका का टॉपिक थोड़ा बड़ा है और एक अच्छे और उचित ढंग से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम देना भी सीखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। आज हमें पढ़ने वाला है, तो मैं पहले आपको रिवाइज करा दूं आज से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो कोशिका में दोस्तों हमने पढ़ा था, कोशिका को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला भाग था कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा था, केंद्र कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति, ये हमने पढ़ा था। और दूसरा भाग किया था हमने कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में हमने ये साइटोप्लाज्म में पढ़ा था जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, ईआर, ठीक है, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए, और तीसरा जो पार्ट था कोशिका का वह था केंद्रक। ठीक है, ये तीसरा पार्ट अभी रह गया था। आज जो है हम कोशिका के टॉपिक में केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, इनके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस। तो देखिए, केंद्रक की जो खोज की थी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने केंद्रक की खोज की थी 1831 ईस्वी में। ठीक है, केंद्रक होता क्या है? कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना को केंद्रक कहते हैं। जैसे कि कोशिका के बीच में एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो वह केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। देखिए, मैं पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे जो मेन जो अंतर होता है, वो डिफरेंस होता है, वो यही होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अविकसित स्थिति की यह कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, केंद्रक के 4 भाग होते हैं और केंद्रक को हमें 4 भागों में पढ़ना है। देखिए, ये यहाँ पर केंद्रक का डायग्राम यहाँ पर ये बना हुआ है। तो केंद्रक के 4 कौन कौन से भाग होते हैं? तो सबसे ऊपर जो होता है वह होती है केंद्रक कला। केंद्रक कला को ही दोस्तों केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, और केंद्रक के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कोशिका के अंदर हमने पढ़ा था कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी के अंदर कोशिकांग जो है मौजूद रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही केंद्रक के अंदर भी एक द्रव पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। तो दूसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा पार्ट केंद्र का। केंद्र के मध्य में एक गोल एवं अंडाकार एक संरचना पाई जाती है, जैसे कि कोशिका के अंदर पाई जाती है उसे केंद्र कहते हैं। केंद्र के अंदर जो रचना पाई जाती है गोलाकार, वह केंद्र का कहलाती है। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है क्रोमेटिन। देखिए, ये धागेनुमा आकृति की एक जो है एक गोल गोल या कुंडलित एक रचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, जिसे क्रोमेटिन जालिका भी कहते हैं। एक जाल जैसी आकृति में ये धागे लिबड़े हुए रहते हैं, ये है क्रोमेटिन जालिका। ठीक है, तो चलिए चारों के बारे में देखते हैं कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए
सबसे पहले देखें केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक कला सबसे ऊपर यहां पर पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। केंद्रक कला क्या होती है? केंद्रक का चारों ओर का आवरण। देखिए ये जो चारों ओर का जो आवरण है यही केंद्रक कला कहलाती है। ठीक है, जैसे कोशिका की सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसी तरीके से केंद्रक के बाहरी जो और आवरण जो होता है उसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, काम क्या होता है इसका? देखिए कोशिका में मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, वह जो है जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उसे कोशिका में आने देती है। ठीक है, और हानिकारक पदार्थों को आने नहीं देती है। तो वही काम यहां पर होता है कि कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच पदार्थों का आदान प्रदान, इसका काम होता है। जो सेल के अंदर यहाँ ये जो फ्लूइड होता है ये कोशिका द्रव्य होता है, और इसके अंदर जो होता है वो होता है केंद्रक द्रव्य। इन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान होता है आवश्यक पदार्थों का, वही होता है केंद्रक कला के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? केंद्रक कला के द्वारा। आगे कोशिका विभाजन के दौरान यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो यह समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब ये समाप्त नहीं होगी तो इसके अंदर का जो मटेरियल है दूसरी कोशिका में नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली का काम। आगे देखते हैं केंद्रक द्रव्य। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तब बनता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ये मैंने आपको बताया था पहले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या होता है? यह एक तरल पारदर्शी द्रव्य होता है। ठीक है, एक तरल पारदर्शी द्रव्य होता है, और इसमें गुणसूत्र तथा केंद्रका धसे रहते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको ध्यान देना है, इसमें गुणसूत्र तथा केंद्रका धसे रहते हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर ये केंद्रका है और इसी में गुणसूत्र धसे रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें प्रोटीन 70%, डीएनए 10%, फास्फोलिपिड 3 से 5% और आरएनए 2 से 3% आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए केंद्रक द्रव्य के अंदर जो है क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन, ये लगभग में आपको मैंने डेटा दिया है। ठीक है, प्रोटीन लगभग 70%, डीएनए 10%, फास्फोलिपिड 3 से 5%, आरएनए 2 से 3% आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पाया जाता है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। चलिए ये 2 पार्ट हो गए केंद्रक के। आगे बाकी के 2 पार्टों के बारे में देखते हैं। तो यहां देखिए ये है केंद्रका। अभी हमने देखा था कि केंद्रक द्रव्य में केंद्रका और गुणसूत्र दोनों धसे रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रका क्या होती है। न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये केंद्रका, केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना। देखिए ये केंद्रक है, केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना को केंद्रका कहते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः आरएनए व फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये प्रश्न आपको यहां से याद रखना है, कभी पूछा जाए कि केंद्रका किसकी बनी होती है, तो आरएनए व फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, कोश का विभाजन में इसका विशेष महत्व होता है। तो केंद्रका से आपको ये 3 पॉइंट्स ही याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा पार्ट केंद्रक का, क्रोमेटिन जाल का। ये जो क्रोमेटिन जो धागे थे, ठीक है, एक जालनुमा आकृति में यहां पर होते हैं, इसलिए इनको क्रोमेटिन जाल का कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की एक जाल जैसी रचना। देखिए केंद्रक द्रव्य में अभी हमने देखा था, केंद्रक द्रव्य में जो है गुणसूत्र और केंद्रका धसे रहते हैं। तो ये जो है क्रोमेटिन जाल का केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की एक जाल जैसी रचना होती है। ये क्रोमेटिन जाल का अभी गुणसूत्र में आगे आएगी, इसी से गुणसूत्र का निर्माण होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ अभी बताया था कि इसमें गुणसूत्र और केंद्रका धसे रहते हैं, तो यह केंद्रका तो समझ में आता है, लेकिन गुणसूत्र कहाँ है? तो गुणसूत्र का निर्माण इन क्रोमेटिन जालिका के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्रोमेटिन जालिका ये डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं।
तो डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमेटिन जाल का जो बनी होती है, जो धागे बने होते हैं, वह डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। या प्रोटीन की बात करें तो एक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन इसमें आती है। ठीक है, ये सब मैं आगे करा दूंगा। चलिए अब देखते हैं डीएनए। बार बार नाम आ रहा है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। पहला पॉइंट, डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए से माता पिता के लक्षण संतानों में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यह जो है आनुवंशिक जितने भी लक्षण होते हैं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, दूसरा, डीएनए अधिकांश मात्रा में केंद्रक तथा कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया देखिए तथा हरित लवक में पाया जाता है। वैसे अगर बात करें डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से यह केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में यह माइटोकॉन्ड्रिया, जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। हरित लवक जो है ये जो लवक होते हैं वह केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। आगे देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया था? ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वह दिया था वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। अब देखिए ये होता क्या डबल हेलिक्स मॉडल? देखिए ये ऐसा होता है डबल हेलिक्स, इसमें ये दो इस तरीके से ये धागेनुमा आकृति बंधी रहती हैं, इसे बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, इसके जो ये दोनों धागे जहां पर ज्वाइंट होते हैं उसे बोला जाता है क्रोमेटिन। ठीक है, उसे बोला जाता है क्रोमेटिन। ये देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देना, कोशिका विभाजन में इनका महत्व रहता है। ठीक है, और ये धागा जो होता है इसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, और जहाँ ज्वाइंट होते हैं उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये डीएनए की जो हेलिक्स जो मॉडल संरचना है, इस पर बहुत छोटे छोटे आकृति में जीन जो है जुड़े रहते हैं। जीनों के ग्रुप से ही इस डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो डीएनए को हम जो है आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं और जीन को हम आनुवंशिक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो जीन जो है आनुवंशिक इकाई का काम करती है और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ। तो बहुत सारे जीनों से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है। चलिए देखिए यहाँ से एक पॉइंट और ये यहाँ पर है। डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें शुगर, नाइट्रोजन बेस यानी क्षार, ठीक है, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट, ये 3 चीजें पाई जाती हैं। जिसमें जो शुगर पाई जाती है इसका नाम है डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए आगे आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। जैसा कि हमने अभी देखा था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था। ठीक है, जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन आरएनए से डीएनए का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह कोश का द्रव्य व केंद्रक दोनों में पाया जाता है। यह जो है साइटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, देखिए आगे आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। तो आरएनए में इसके नाम में ही आता है, देखो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोस शुगर पाई जाती है। और वहीं डीएनए में बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो वहां डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। आरएनए के प्रकार की बात करें तो आरएनए के देखिए 3 प्रकार का आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, देखिए करता कैसे, प्रोटीन संश्लेषण किस तरीके से करता है, प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है। तो देखिए यह जो है एमआरएनए जो है जो पदार्थ आता है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कोश का द्रव्य और कोश का झिल्ली के बारे में, जो कि कोश का द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, जब भी पदार्थ आता है उनमें से जो एमिनो एसिड होता है, देखिए प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है एमिनो एसिड। ठीक है,
तो प्रोटीन जो बना होता है बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो एमिनो एसिड को पहचानने का काम करता mRNA, ठीक है। यह पहचानता है कि यहाँ mRNA के एमिनो एसिड्स के जो अणु हैं वो कौन से हैं, ठीक है। उन्हें पहचानने के बाद में tRNA तक ये ट्रांसफर करता है और tRNA इनको लेकर जाता है, tRNA इनको लेकर जाता है RNA के पास में, ठीक है। और rRNA इसका निर्माण करता है प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण होता है यहाँ आके। तो कौन पहचानता है कि ये अमीनो एसिड के अणु हैं, mRNA, और यह लेकर कौन जाता है यहां से यहां तक, तो tRNA, ठीक है। और rRNA जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। RNA के बाद में अब चर्चा करते हैं गुणसूत्र पर, ठीक है। तो गुणसूत्र की बात करते हैं, तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र क्या होते हैं, तो देखिए ये मैंने फिर से यहां पर आपको दिखाया है, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये क्रोमेटिन जालिका अभी हमने देखी थी, ठीक है। ये केंद्र का है। कोश का विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका, ये जो जालिका है, जब सेल डिवीजन का समय आता है तब क्रोमेटिन जालिका के धागे जब अलग होकर छोटी और मोटी छड़ की रचना बना लेते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। देखिए मैं समझाता हूं। केंद्र के अंदर ये क्रोमेटिन धागे की एक जाल जो पाया जाता है, यह जब समय आता है कोश का विभाजन का, उस समय ये धागे जो है टूट टूट कर एक मोटे और छोटी छड़ जैसी रचना बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ऐसी रचना बना लेते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो ये होते हैं गुणसूत्र, ठीक है, जो मिलकर बने होते हैं किससे, क्रोमेटिन जालिका से, ठीक है। आगे देखिए खोज किसने की थी क्रोमोसोम की, तो वो की थी स्टार्सबर्गर ने 1875 ईस्वी में, ठीक है। और क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था, ये दिया था वाल्डेयर ने 1888-89 में दिया था, ठीक है, वाल्डेयर ने। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने एक गुणसूत्र निकाला है, यहाँ से ये बनाया है। ये कैसे होते हैं, सामान्यतः बेलनाकार होते हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। कभी भी आप देखोगे तो गुणसूत्र हमेशा पेयर में होते हैं, 6, 12, 14, 18, ठीक है। जैसे हम में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं, तो ये हमेशा पेयर में होते हैं। सभी प्रजातियों के सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। एक ही प्रजाति के सभी लोगों में अगर बात करें तो यह गुणसूत्र जो है बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या देखें तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ गुणसूत्र आपको याद रखने हैं। जहां तक गुणसूत्रों से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आपको मनुष्य के गुणसूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 23 जोड़े, ठीक है। और ये एक कोशिका में होते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ये एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक कोशिका में जो है 23 जोड़े यानी 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मच्छर की बात करें तो मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं, कुत्ता में 78 होते हैं और बिल्ली में ये 36 होते हैं, ठीक है। तो ये इतने ये गुणसूत्र होते हैं। ऐसे ही सब में अगर देखें तो गुणसूत्रों की संख्या जो है अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो मनुष्यों के गुणसूत्र आप याद रखना, मनुष्य में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र, ठीक है। चलिए आगे देखिए। गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं। ये यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, गुणसूत्र जो है डीएनए से बने होते हैं और गुणसूत्रों को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है, जो माता पिता से संतानों में जाते हैं। यही मैंने अभी आपको डीएनए बताया था। तो डीएनए से निर्माण होता है गुणसूत्रों का। जब डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक जो है गुणसूत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये गुणसूत्र है। अगर इसको हम यहाँ से देखें तो इसका निर्माण, जैसे ये टांग है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसको हमने जब ऐसे देखा, खींच दिया इसको, तो यहाँ से पता चला कि ये इस तरीके की आकृति में निकल के सामने आता है। तो ये छोटे छोटे ये जो यहाँ पर ये लाइनें जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, तो ये होते हैं जीन, और जीनों से मिलकर बनता है डीएनए। ये अभी हमने देखा था, देखिए यहाँ पे जीनों के ग्रुप से बनता है डीएनए। ये जब यहाँ कुंडलित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो ये होता है डीएनए। और जब ऐसे ही कुंडलित होकर एक ऐसे आकृति में ढल जाता है तो उसको बोला जाता है गुणसूत्र। तो ऐसे ही डीएनए मिलकर जो है गुणसूत्र का निर्माण
करते हैं। ठीक है, तो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं और गुणसूत्र को आनुवंशिक वाहक कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जितने प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं उतने ही आप याद कर लें, तो कोश का से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, यकीन करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं गुणसूत्रों के प्रकार। तो गुणसूत्र के प्रकार में देखें तो 2 तरीके के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, ठीक है, इन्हें समजात भी कहते हैं, समजात। ठीक है, एक जैसे समजात मतलब समान जात वाले। और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसी से लिंग का निर्धारण होता है। तो हम मनुष्य को लेकर चलते हैं, तो मनुष्य के 46 गुणसूत्रों में 44 जो गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं ऑटोसोम, समजात, यानी 22 जोड़ी। और 2 गुणसूत्र जो होते हैं, 1 जोड़ी, यह होते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र। जहां पुरुष की बात करें तो पुरुष में XY होते हैं और महिला में XX होते हैं। ठीक है, तो यहां 2 गुणसूत्रों में 1 जोड़ी में XY होते हैं पुरुष में और महिला में XX होते हैं। तो इनका क्या रोल होता है, तो देखिए इधर यहां देखते हैं होता क्या है कि यहां पर मेल और फीमेल, ठीक है, ये दोनों गुणसूत्रों में से जब मेल का X, देखिए मेल में X और Y दोनों होते हैं, महिला में XX, मेल का X और महिला का तो X ही होगा क्योंकि दोनों XX ही होते हैं। ठीक है, X और X गुणसूत्र जब मिलते हैं तब लड़की का जन्म होता है। ठीक है, तब गर्ल्स का जन्म होता है यहां पर। और फिर वही देखें महिला में, महिला से फीमेल से तो X ही मिलेगा क्योंकि दोनों XX होते हैं। और पुरुष से जब Y गुणसूत्र मिलता है तब X और Y बनते हैं और तब बॉय, लड़के का जन्म होता है। तो ये होते हैं लिंग गुणसूत्र, इनसे लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोल रहता है इन दोनों में, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, तो रोल किसका होता है, पुरुष का, क्योंकि पुरुष का जब X मिलेगा तभी गर्ल्स का जन्म होता है और पुरुष का Y मिलेगा तब बॉयज का जन्म होता है। तो इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन होता है, पुरुष। महिलाओं को दोष दिया जाता है, पुरुष ही लड़की और लड़का के जन्म के लिए जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। एक क्लास और बची है दोस्तों इसमें, जिसमें हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, कोश का विभाजन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए, थैंक यू।